Namaskar students. So from few lecture onwards we are studying the magnetostatics, in which I have started from the very basic and demonstrated that when charge are stationary, then there will be only electric field, and if charge will move, then we have learned that moving charge will produce a magnetic field. So in case of electrostatic, why term come electrostatic? Because charge was stationary, that is why it was called as the electrostatic. In case of magnetostatics, here charge is moving, but the current which is produced by motion of charge, so that is steady current. So that is why the magnetostatic started, a magnetostatic observed due to steady current, so that is why this is known as the magnetostatic. So then we have learned the force between two parallel currents, force of attraction, if they are anti-parallel, force of repulsion will be there, and then Lorentz force I have demonstrated, and I feel you understood thoroughly. So one thing we have concluded, that whenever charge is moving, whenever there is current, then only magnetic field will be there. If there is no current, means if charge is there, if charge is in not motion, so no magnetic field will be there. मतलब means जब चार्ज अगर स्थिर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. जब चार्ज मूव करेगा, मतलब करंट अगर फ्लो करेगी, स्टेडी करंट फ्लो करेगी, तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. तो जितने भी पदार्थ हैं नेचर में, अगर उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो डायमैग्नेटिक हो, पैरामैग्नेटिक हो, फेरोमैग्नेटिक हो, एंटी फेरोमैग्नेटिक हो, कोई भी मटेरियल हो, अगर हम देखें तो मटेरियल एटम से बना होता है. एटम में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है न्यूक्लियस के राउंड, और उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन भी करता है. तो हम लोगों ने जब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बायो-सवार्त लॉ हमने यूज करते हुए कुछ सवाल सॉल्व किए थे, प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो हम लोगों ने देखा था, तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया था, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट, ए सर्कुलर लूप. एंड अगर सर्कुलर लूप से जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पे है, मीन्स z इज ग्रेटर देन r हमने एज्यूम किया था, तो हमने देखा था कि जो सर्कुलर लूप है, करंट सर्कुलर लूप है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है. तो फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया हम लोगों ने. अगर एक स्फीयर है, अगर वो स्पिन करता है, रोटेट करता है, तो हम लोगों ने देखा तब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट उसमें भी आता है, बट हमने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट नहीं किया है. हम लोग आगे हो सकता है जब वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करें, तो हो सकता है मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल का कंसेप्ट देंगे तो वहाँ पे करेंगे. तो अगर हम देखें तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जो भी मटेरियल में प्रॉपर्टी जाती है मैग्नेटिज्म की, सो वी कैन कोरिलेट. नाउ वी कैन हैव सम फीलिंग ऑफ व्हाई द मैग्नेटिज्म is coming into a material. So I will demonstrate, I will give a separate lecture, that magnetization in a magnetic material, that will give. So in today's topic, what we will learn, we will try to find out the divergence of magnetic field, divergence of B, that is, and curl of B. I have written divergence of B and divergence and curl of B. So basically divergence of B, that will give a law that is known as the Gauss's law of magnetism. जैसा कि हम लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, अगर हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ ई लेते थे
हम लोगों ने किया था डाइवर्जेंस ऑफ ई क्लास में किया था, तो वहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू इट वाज रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, उसको हमने बोला था गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ई लेंगे तो जो वैल्यू आएगी डाइवर्जेंस ऑफ बी लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो आएगी, इसको हम लोग बोलेंगे गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इसको फाइंड आउट करेंगे। फिर हम लोग वहाँ पे भी कर्ल ऑफ ई लिए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो वहाँ पे कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो आया था। तो हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंजर्वेटिव नेचर होता है, सो दैट ऑन दैट बेसिस वी हैव गिवन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी हैव डेवलप। तो हियर विल फाइंड आउट द कर्ल ऑफ बी, तो विल गेट सम नंबर, so that is basically curl of B is also known as the, if you try to find out, so that will be Ampere law, that is Ampere's law of magnetism. And in this series of lecture we will try to understand how to find out the magnetic field of different like long wire, circular loop or solenoid, maybe some other cylinder by using the Ampere's law. तो व्हाट वी हैव डन अर्लियर, हम लोगों ने पहले बायो-सेवर्ट लॉ की यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया। अभी क्या आगे करेंगे, अगर एम्पियर लॉ पढ़ लेंगे तो एम्पियर्स लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखे थे, जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हम लोगों ने पहले वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड आउट करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, तो हमने देखा था अगर गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, अगर सम सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री या प्लेन सिमेट्री या सिलेंड्रिकल सिमेट्री लें, तो हम लोगों ने देखा, अध्ययन कर चुके हैं कि गॉस लॉ जब अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हमारा जो प्रॉब्लम्स है बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर गॉस लॉ यूज करते हैं ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सिमिलरली हियर इन द केस ऑफ मैग्नेटिज्म आल्सो, मैग्नेटोस्टैटिक आल्सो, तो वी कैन अप्लाई द एम्पियर्स लॉ टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इट मीन्स अगर आप दोनों को कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक को, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, मतलब एनालॉजी हैं। वहाँ पर हम लोगों ने कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स या कूलम्ब फोर्स पढ़ा था, यहाँ हम लोगों ने बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा, दैट इज क्वाइट इक्विवेलेंट। वहाँ पे क्या था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, यहाँ पे क्या था μ0 अपॉन 4π इंटीग्रल I क्रॉस R अपॉन R स्क्वायर। तो दोनों 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थे, ठीक है। फिर वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलो करता है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलो करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हमने सर्कुलर लूप, स्ट्रेट लॉन्ग वायर के कारण, लाइन चार्ज डेंसिटी के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट दिया था। तो यहाँ पर हमने सरफेस करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी कंसेप्ट दिया, और फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश किया। फिर वहाँ पे हम लोगों ने अध्ययन किया था गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहाँ पे हम लोग भी स्टडी करेंगे गॉस लॉ, बट गॉस लॉ यहाँ पे जीरो होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे दूसरा कर्ल ऑफ भी, तो वो दे देगा एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो मैं जो आपको मैसेज देना चाहता हूँ यही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक दोनों एक दूसरे के पैरेलल एनालॉजी हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जो अध्ययन करेंगे, तो आज का टॉपिक है दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी। ओके, सो तो हम लोगों ने, लेट अस एज्यूम दैट वी हैव ए ऑब्जेक्ट या मैग्नेटिक मटेरियल या व्हाट एवर सम ऑब्जेक्ट इज देयर। ऑब्वियसली आई हैव नॉट शोन हियर, वी हैव समवेयर ओरिजिन हियर। यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, इससे इस ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है x प्राइम y प्राइम z प्राइम का कोऑर्डिनेट है, और ये जो p पॉइंट है जहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दैट इज फंक्शन ऑफ x y z, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर ये देखेंगे तो ये r प्राइम वेक्टर होगा, और इसको हमने r वेक्टर माना है, तो ये वेक्टर जो है r प्राइम माइनस r वेक्टर माइनस r प्राइम, ये वेक्टर आएगा यहाँ से ओरिजिन से। तो हम दिखा नहीं रहे हैं,
तो ये डोंट बी कंफ्यूज, आई हैव एक मैंने लेक्चर में अलग से डिमॉन्स्ट्रेट किया था क्यों ऐसे इसको डी टाउ प्राइम या एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम लेते हैं, इसको एक्स वाई जेड लेते हैं, क्योंकि ओरिजिन यहाँ कहीं और है। ओरिजिन हमने हर लेक्चर में ओरिजिन नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें करंट वॉल्यूम करंट डेंसिटी है तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखें, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट P, obviously this magnetic field will be function of r, that is function of x y z, it will be not function of, okay. So here I have written B vector, that is function of r, B r. Obviously if you write, so current is function of x prime y prime z prime. So हमने इसका that is basically simply ये हमने जो पढ़ा है ये बायो-सिवर्थ लॉ है, तो हमने ये डेरिवेशन किया था कैसे बायो-सिवर्थ लॉ आया। दैट इज म्यू 0.4 पाई इंटीग्रल दैट इज जे आर प्राइम क्रॉस प्रोडक्ट विथ आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज दिस आर स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड इनटू डी टाउ प्राइम, ओके। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें इसका जो है डाइवर्जेंस लेना है। जस्ट समझते हैं क्या होता है डाइवर्जेंस, जैसे हमने वहाँ पे किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वैसे यहाँ पे देखते हैं क्या होता है डाइवर्जेंस करके होता क्या है। तो अगर यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से देखें तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो बी है, बी इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, आई हैव रिटन हियर बी इज फंक्शन ऑफ बी एक्स वाई जेड। और जो जे है करंट डेंसिटी, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम जे प्राइम, ओके। और आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर, दैट इज ऑब्वियसली दैट इज डिफरेंस ऑफ दिस एक्स माइनस एक्स प्राइम वाई माइनस वाई प्राइम जेड माइनस जेड प्राइम, अगर लिखें तो ये हो जाएगा, बट नथिंग टू वरी अबाउट दैट। अब अगर हम डाइवर्जेंस लेते हैं बी का, तो इसका मतलब हमें डेल ऑपरेटर बी के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो डेल ऑपरेटर किसका फंक्शन होगा, तो ऑब्वियसली डेल ऑपरेटर डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स कैप डेल आई, डेल अपॉन डेल वाई, वाई यूनिट वेक्टर डेल अपॉन डेल जेड, जेड यूनिट वेक्टर, ये आएगा। सो दैट मीन्स डेल ऑपरेटर विल बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो इट विल ऑपरेट हियर आल्सो। तो जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन, एक तो जे जो है दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, और आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हम आपको पहले से समझा दे रहे हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे अगर जो डी टाउ प्राइम है इसकी वैल्यू हमें पता है, दैट इज डी एक्स प्राइम डी वाई प्राइम डी जेड प्राइम, और जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर हमने बोला था ये अगर एक्स वाई जेड है, ये एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है, तो आर वेक्टर लिख सकते हैं, दैट इज एक्स माइनस एक्स प्राइम एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई माइनस वाई प्राइम वाई यूनिट वेक्टर प्लस जेड माइनस जेड प्राइम जेड यूनिट वेक्टर। सो दिस इज आर वेक्टर बिकॉज ओरिजिन इज समवेयर हियर। अब अगर डाइवर्जेंस ले, ठीक है, तो when we'll take divergence of B, that will be with respect to the unprimed coordinate, मतलब हमारा obviously that del operator will be function of x y z का फंक्शन होगा। रिमेंबर ये पॉइंट आप कंसेप्ट अगर समझ रहे हैं तो आपको डाइवर्जेंस समझ में आएगा, ठीक है। हमने यहाँ डेल लिखा है, डेल जो फंक्शन होगा ये डेल अपॉन डेल एक्स एक्स यूनिट वेक्टर, डेल अपॉन डेल वाई वाई यूनिट वेक्टर, डेल अपॉन डेल जेड जेड यूनिट वेक्टर। यहाँ पे एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो बी है, सॉरी जो b है ये दिस b इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, इसीलिए इसको हम डेल को ये एक्स वाई जेड का फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर डाइवर्जेंस लेते हैं तो जस्ट आई हैव टेकन डाइवर्जेंस, सो दिस डाइवर्जेंस ऑफ b दैट इज डेल डॉट b वेक्टर r इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटीग्रल, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस ले लेंगे, तो डाइवर्जेंस डेल डॉट दैट इज j in bracket r prime cross product r unit vector upon r square d tau prime, ओके। अब अगर राइट हैंड साइड में देखें हम लोग इन दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर राइट हैंड साइड में हम देखें तो यहाँ पे दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। देयर आर टू वेक्टर क्वांटिटी, एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज जे वेक्टर विच इज फंक्शन ऑफ आर प्राइम, और एक दूसरा वेक्टर है इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, तो या इसको आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब लिख सकते थे, हमने आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर ही रखा है, ठीक है। ये दो वेक्टर हैं। तो अब अगर हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में जाएं, वेक्टर आइडेंटिटी में अगर जाएं
तो ग्रिफिथ के फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने बहुत सारा आइडेंटिटी दिया है, शायद ये हमने भी कभी एक आध दो बार पहले यूज कर चुके हैं। तो क्या है, अगर दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए हो गया, दिस जे वेक्टर ए हो गया, और आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर बी हो गया, तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर बी, अगर इसके ऊपर डाइवर्जेंस अगर लेते हैं तो ये वैल्यू आता है। सो दैट इज बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर पहले आ जाएगा, ठीक है, डॉट डेल क्रॉस ए हो जाएगा। फिर ए वेक्टर पहले आ जाएगा, दिस वेक्टर ए पहले आ जाएगा, डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर होना चाहिए था, यहाँ पे हमने आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया, यहाँ बी वेक्टर होना चाहिए, बी वेक्टर, ठीक है। एक्चुअली बी वेक्टर हमने माना ही है आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा ए की जगह क्या है, जे वेक्टर है, और बी की जगह पर आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर है। अब अगर ये केस इसमें अप्लाई करें तो यही देखें, ए वेक्टर की जगह क्या है, जे वेक्टर, और बी की जगह क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, और डाइवर्जेंस हमने ले लिया। तो बी वेक्टर पहले आ जाएगा, तो बी वेक्टर क्या है, आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर पहले आ गया। फिर डॉट डेल क्रॉस ए, तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस जे वेक्टर, तो डेल क्रॉस जे वेक्टर, माइनस, तो माइनस लिख दिया, ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या है हमारे पास, जे वेक्टर है, तो जे वेक्टर हमने ले लिया, ठीक है, डॉट फिर क्या है, डेल क्रॉस बी, तो डेल क्रॉस ले लिया, बी क्या है, बी हमारा आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, तो दैट इज डेल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया मैंने कैसे किया। तो अब अगर इसको ध्यान से देखें, राइट हैंड इस वाले पार्ट को, इस वाले क्वेश्चन के राइट हैंड साइड को देखें, तो यहाँ पे दो क्वांटिटी है, एक है ये क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी, और दूसरा है सेकंड क्वांटिटी। फर्स्ट क्वांटिटी में अगर देखें तो राइट हैंड साइड का जो पहला टर्म है, दैट इज आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर डॉट डेल क्रॉस जे वेक्टर। तो डेल हमारा क्या है, अगर देखें, अगर हमने पहले याद किया, डेल ऑपरेटर क्या है, डेल ऑपरेटर जो है फंक्शन है एक्स वाई जेड का, ठीक है, और जे वेक्टर जो है दैट इज करंट डेंसिटी, सो दिस इज फंक्शन ऑफ व्हाट, आर प्राइम, दैट मीन्स एक्स प्राइम वाई प्राइम जे प्राइम का। इसका मतलब अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जीरो होगा ना, क्योंकि दोनों एक प्राइम का कोऑर्डिनेट, एक एक्स प्राइम का कोऑर्डिनेट है, एक एन प्राइम का कोऑर्डिनेट है। तो ये यहाँ पे हमने डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश किया, ये लिखा है। तो अब जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ये, तो दिस इज ये जो है, ये एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यूनिट वेक्टर, डेल अपॉन डेल वाई यूनिट वेक्टर, डेल अपॉन डेल जेड यूनिट वेक्टर, और ये जो है दैट इज जे एक्स प्राइम एक्स यूनिट वेक्टर, जे वाई प्राइम वाई यूनिट वेक्टर, जेड प्राइम यूनिट वेक्टर। मतलब ये एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम का कोऑर्डिनेट है, ये एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट है, दोनों कोऑर्डिनेट मैच नहीं करेगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो हो गया। यहाँ पे एक वाई प्राइम होना चाहिए, ठीक है, ये वाई प्राइम है। तो हमारा इस इक्वेशन का ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, ये अगर जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, माइनस जे वेक्टर डॉट डेल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, यही बचेगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो सेकंड पेज पे अगर जाए, हमने लिखा है कि वो हमने पहले प्रूव भी कर दिया है, डेल क्रॉस जे वेक्टर दैट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज जे वेक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द अनप्राइम्ड वेरिएबल्स दैट इज एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब अगर हम लोग याद करें वेक्टर में ही, तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं आर एन, विच इज वेयर आर एन इज द मैग्नीट्यूड विथ आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये फार्मूला है। इफ यू टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एन ए स्केलर विथ ए आर यूनिट वेक्टर, या यू कैन राइट, तो क्या मिल जाएगा, तो यू विल गेट, अगर आप लें तो ये इसकी वैल्यू मिलेगी n+2। ये ग्रिफिथ ने बहुत अच्छा प्रॉब्लम दिया है पहले चैप्टर में, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी n+2 आर n-1, ठीक है। अगर इसका, अगर आप इस क्वांटिटी का आर मतलब एक कोई ये मैग्नीट्यूड है, स्केलर है और आर यूनिट वेक्टर है, अगर इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो
आर यूनिट वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो n+2 आर n-1 मिल जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा। अब अगर हमारे पास इस जो इक्वेशन था ऊपर उसका अगर वैल्यू देखें तो डेल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, अगर देखें तो n की वैल्यू -2 है ना, n अगर ये n की वैल्यू -2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू -2 हमने रख दिया, तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। अगर n की वैल्यू -2 रखते हैं तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ -2 और +2 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स डेल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब डेल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर पीछे जाएं, पीछे वाले पेज में, तो ये वाला क्वांटिटी तो डेल क्रॉस जे दैट वाज इक्वल टू 0 एंड डेल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो गया, ये क्वांटिटी 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, ये क्वांटिटी 0 हो गई तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो गई। इट मीन्स ये जो क्वांटिटी है डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो अगर तो हमने इसलिए लिख दिया इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो देयरफॉर इट मीन्स अगर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस टोटल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दैट मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी का अगर हम लोग डाइवर्जेंस लेते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है। दिस हैज लॉट ऑफ मीनिंग, दिस डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, दिस टेल्स लॉट ऑफ फिजिक्स, लॉट ऑफ मीनिंग। तो फर्स्ट मीनिंग इज दैट डाइवर्जेंस ऑफ बी मतलब क्या है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है डाइवर्ज नहीं करता है। इसका मीनिंग यही हुआ ना, मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ज नहीं करता है। हम लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर कैलकुलस में, वेक्टर अलजेब्रा में, कि अगर कोई वेक्टर अगर उसका डाइवर्जेंस 0 होता है तो उसको बोलते हैं सोलेनॉइड इन नेचर। इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड इन नेचर है। ओके, मतलब ये डाइवर्ज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड कहीं न कहीं से ओरिजिनेट करेगा और कहीं पे जाके एंड करेगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर नो मैग्नेटिक मोनोपोल इन नेचर। इसका मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा नेचर में। ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर में, इसका मतलब ये हुआ। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स अगर आपके पास एक कोई मैग्नेट है, अगर उसको, तो आपने हमेशा मैग्नेट में देखा होगा एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर आप उस मैग्नेट को 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, कई टुकड़े टुकड़े में कर दीजिए, जितने टुकड़े में करेंगे उतना ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिवाइड होता जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है फिजिक्स में। कभी मैग्नेट जो है अकेले एक मोनोपोल नहीं हो सकता। ठीक है, दैट अगेंस्ट इसका और एक मीनिंग है कि मैग्नेटिक फ्लक्स आर कंटिन्यूअस, मीन्स देयर विल बी नो सोर्स नो सिंक। मतलब कहीं ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, कहाँ पे जाके टर्मिनेट कर रही हैं, कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे जाके एंड कर रही हैं, ये हमको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर अब यही चीज़ अगर आप पीछे जाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो हम लोगों ने वहाँ देखा था अगर एक पॉइंट चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है 0 नहीं था, दैट वाज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते तो वहाँ इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता था, बट मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड केस में पता था अगर प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो हमें पता था प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट करती हैं और माइनस चार्ज पे जाके एंड कर जाती हैं। ये हमें पता था, हम लोगों ने इसे अध्ययन कर लिया है। बट यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड केस में ये है कि यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस, मीन्स यू कैन नॉट से दैट वेयर इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वेयर इज द सिंक। मतलब कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, कहाँ पे एंड कर रही हैं। देयर इज नो, मीन्स दे हैव नो सोर्स एंड नो सिंक, they are continuous, that means they are continuous. So 3 basic things we can understand: the divergence of
मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, दैट टेल्स दैट देयर आर नो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट इन द नेचर। मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल कभी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी मैग्नेट रहेगा उसमें हमेशा दो पोल रहेगा, डाइपोल रहेगा, एक साउथ पोल रहेगा, एक नॉर्थ पोल रहेगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड नेचर में होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है कंटिन्यूअस, मैग्नेटिक फील्ड्स आर कंटिन्यूअस इन नेचर। सो दिस थिंग्स, दिस डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज नोन एज द गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अगर इसको और अगर हम देखें तो हम लोग इसको वॉल्यूम इंटीग्रल ले सकते थे। तो वॉल्यूम इंटीग्रल लें तो दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ बी डी वी डी वॉल्यूम या डी टाउ इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इसको हम लोग लिख सकते थे। तो ये डाइवर्जेंस थ्योरम अगर लगाएं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। चेंज करें अगर तो क्या हो जाएगा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का अगर सरफेस इंटीग्रल लेंगे तो हमेशा वो जीरो आएगा। यही जो कहलाता है, दिस इज नोन एज द गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। सो दिस इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। So this is Gauss law of magnetism in divergence of B. This is also known as the Gauss law of magnetism. ठीक है, तो हम लोगों ने एक नया चीज आज सीखा। अब अगर तो इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी इज इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, फ्लक्स इंटरिंग, दैट मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया ना, यही हुआ ना। सो सरफेस इंटीग्रल है डी है, मतलब कोई एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी पास हो रही है। सो दैट मीन्स फ्लक्स इंटरिंग एनी वॉल्यूम इज इक्वल टू द फ्लक्स लीविंग द वॉल्यूम। सो दिस मीन्स दैट इज कंटिन्यूअस। व्हाट आई हैव ऑलरेडी टेल दैट मैग्नेटिक फ्लक्स आर कंटिन्यूअस इन नेचर। सो दिस इज आई टोल्ड ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आर कंटिन्यूअस मीन्स फॉर द केस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स line, you cannot say that means you cannot identify that where is the source, where is the sink. For magnetic flux, remember that is magnetic flux, not magnetic, I'm not saying about the magnetic field lines, that is magnetic flux. ठीक है, so this is basically known as the magnetic flux. We know that this is magnetic flux and magnetic flux is equal to zero. So that means flux entering in any volume is always equal to the flux leaving the volume. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक इतना अध्ययन किया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो मिलता है। इसका मतलब कि मैग्नेटिक मोनोपोल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज टू बी आस्क्ड इन सेवरल एग्जाम इंटरव्यू। ये आपसे क्वेश्चन जो आपको बहुत सारे इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही है कि मैग्नेटिक डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो मीन्स मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। अब आते हैं कर्ल ऑफ बी निकालते हैं। तो कर्ल ऑफ बी अगर सिंपली लिखें तो वी नो दैट बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटीग्रल जे क्रॉस आर यूनिट वेक्टर अपन आर स्क्वायर डी टाउ प्राइम। अब इसका हम कर ले लेंगे। ठीक है, अभी हमने डाइवर्जेंस लिया था, हम कर लेंगे। तो कर लेंगे तो कर्ल आ जाएगा। तो कर्ल ऑफ बी, कर्ल हियर हो जाएगा, तो डेल क्रॉस जे क्रॉस आर यूनिट वेक्टर अपन आर स्क्वायर डी टाउ। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा कर्ल ऑफ बी निकालने के लिए हमें ये जो इंटीग्रल के अंदर ये जो क्वांटिटी है डेल क्रॉस जे वेक्टर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, इसको हमें वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है क्वेश्चन मार्क। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम लोग वेक्टर आइडेंटिटी का सहारा लेंगे, वेक्टर अलजेब्रा का सहारा लेंगे। तो हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है, मीन्स ए क्रॉस बी वेक्टर है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका कर ले लें तो क्या मिलता है, दैट इज ए वेक्टर डेल डॉट बी माइनस ए डॉट डेल। यहाँ पे देखिए ये डेल डॉट बी और ए डॉट डेल ये दोनों में डिफरेंस है। किसी स्टूडेंट मेरे से पूछा था इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो अगर आपको डाउट होगा तो आप मेरे से, मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे सकता हूँ। तो इफ़ यू टेक डेल डॉट ए एंड ए डॉट डेल, बोथ आर द डिफरेंट क्वांटिटी, रिमेंबर डोंट बी कंफ्यूज। डेल डॉट ए और ए डॉट डेल दोनों अलग अलग आंसर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर डेल क्रॉस ए क्रॉस बी लें तो ए वेक्टर डेल डॉट बी वेक्टर माइनस, यहाँ वेक्टर होना चाहिए, माइनस ए वेक्टर डॉट डेल ब्रैकेट बाद यहाँ बाहर बी वेक्टर। ठीक है, ये हमें मिलता है वेक्टर आइडेंटिटी से। अगर अब यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर क्या है, दैट इज जे है, और बी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर अपन आर स्क्वायर है, और डेल क्रॉस ले लिया हमने, तो क्या मिल जाएगा,
ए वेक्टर, तो दैट इज जे वेक्टर, और डेल डॉट डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपन आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा ना। डेल बी वेक्टर की जगह पे है माइनस ए वेक्टर जे आर प्राइम है, तो जे वेक्टर हमने लिख दिया, और डॉट डेल, तो डेल हमने लिख दिया, और बाहर बी वेक्टर आर वेक्टर अपन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अब अगर कर्ल ऑफ बी अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें इस क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें अगर आप अब इनकी वैल्यू हमने इसमें रख दिया, इंटीग्रल में इसमें हमने रख दिया डेल क्रॉस बी में, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हो जाएगा, तो म्यू 0.4 पाई इंटीग्रल, तो पहला टर्म क्या है, जे वेक्टर डेल डॉट डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर डी टाउ प्राइम, माइनस ये माइनस है, तो ये माइनस इंटीग्रल म्यू 0.4 पाई इंटीग्रल, दूसरा टर्म क्या है, जे वेक्टर डॉट डेल, तो जे वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर डी टाउ प्राइम। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर इस सेकेंड राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है, इसका सेकेंड वाला टर्म जो है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, सो दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, और यहाँ पे ये जे जो है फंक्शन है एक्स प्राइम वाई प्राइम का, और डेल जो है फंक्शन है एक्स वाई जेड का। ठीक है, और आर भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अगर इसको आप फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, जस्ट हमने नंबर ले लिया है, वैल्यू ले लिया है। अगर इसको जिसको डिटेल में जानना हो तो आप ग्रिफिथ बुक में, रेफरेंस बुक में आप जा सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ठीक है, तो मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है अभी आपको। तो अगर जिसको भी ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्ट हो, डीप अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता है, तो आप ग्रिफिथ बुक को फॉलो करिए, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, इसकी वैल्यू 0 क्यों आती है। तो हमारे पास बचेगा क्या, इसमें डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई, ये टर्म 0 हो गया, तो क्या बचेगा, म्यू 0.4 पाई इंटीग्रल जे वेक्टर डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर डी टाउ प्राइम, ये मिलेगा। नाउ अगर देखें तो हम लोगों ने फिर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का सहारा लेंगे। हमें पता ही, अगर ये देखें डाइवर्जेंस ऑफ आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, अगेन ग्रिफिथ के फर्स्ट चैप्टर में ये प्रॉब्लम दिया हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में भी इसको यूज किया था। इसकी वैल्यू हमेशा होती है, इसकी अगर कैलकुलेट करेंगे आप, इसकी वैल्यू आएगी 4 पाई डेल्टा क्यूब आर, दिस इज नोन एज द क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। इसकी वैल्यू जो होती है, जब आर की वैल्यू 0 होती है, मतलब ओरिजिन पे 0 होती है आर की वैल्यू, तब इसकी वैल्यू 1 होती है, और आर की वैल्यू अगर नॉन 0 होती है, इसकी वैल्यू डेल्टा क्यूब आर की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, या इसको दूसरे टर्म में भी लिख सकते थे, इसको दूसरे टर्म में लिखते, इसको लिखते डेल्टा क्यूब आर माइनस आर प्राइम इज इक्वल टू 0 कब होता, जब व्हेन आर डज नॉट इक्वल टू आर प्राइम, और 1 होता जब आर इज इक्वल टू आर प्राइम। तो अभी हमने लिखा नहीं है, ठीक है, आगे हमने शायद डिमॉन्स्ट्रेट किया है। तो बट इतना रिमेंबर करना है कि ये जो वैल्यू है, इसको डाइवर्जेंस ऑफ अगर डेल डॉट आर यूनिट वेक्टर अपन आर स्क्वायर लें, तो इसकी वैल्यू हमेशा 4 पाई डेल्टा क्यूब आर आएगी। ठीक है, तब यहाँ पे अगर इंटीग्रल में जाए तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आर प्राइम है, एक आर का फंक्शन है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी अगर अंदर लिखेंगे तो डेल क्रॉस बी अगर लें तो म्यू 0.4 पाई इंटीग्रल जे वेक्टर 4 पाई डेल्टा क्यूब आर माइनस आर प्राइम डेल्टा प्राइम आ जाएगा, डी टाउ प्राइम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने बोला था, इसको डी क्यूब आर माइनस आर प्राइम भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट में आर प्राइम और आर कोऑर्डिनेट है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। अगर मान लो अगर एक ही कोऑर्डिनेट होता तो यहाँ पे इस तरह से लिखते। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद ये क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है ये चीज़ें। अब हमने बताया कि इसकी जो वैल्यू है डेल्टा क्यूब आर माइनस आर प्राइम, इसका वैल्यू 1 होगा, मतलब ये 1 होगा कब, जब आर बिकम्स इक्वल टू आर प्राइम, तब ये 1 होगा, और इफ आर इज इक्वल टू नॉट आर प्राइम देन इट इज 0, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू। ठीक है, अब अगर इसमें देखें तो ये आर प्राइम है, ये डी टाउ प्राइम है, जब आर इज इक्वल टू आर प्राइम रख देंगे, तो आर प्राइम की जगह हम आर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या बचेगा, तो हमें बचेगा इंटीग्रल जे, और यहाँ पे 4 पाई इंटू डी टाउ बचेगा, ये बचेगा ना। तो ये पूरा इंटीग्रल जो है, ये जो पूरा इंटीग्रल जो है, तो ये पूरा इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी 4 पाई मिल जाएगी हमें सिर्फ। तो ये सारा 4 पाई इंटू ये हो जाएगा, जैसे इंटीग्रल दिस डेल्टा क्यूब
आर माइनस आर प्राइम दैट इज इक्वल टू रखेंगे तो 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, हम लोग लिखेंगे तो म्यू 0/4 दैट इज जे आर। ठीक है, तो ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ म्यू 0 बचेगा। यहाँ पे ये जो आर प्राइम, पहले आर प्राइम था, जब आर इज इक्वल टू आर प्राइम रखेंगे तो ये आर हो जाएगा, आर का फंक्शन हो जाएगा, तो दिस बिकम फंक्शन ऑफ आर, सो दैट इज वाई म्यू 0 इंटू जे आर ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल डी टाउ जो है इस डेल्टा क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन में एब्जॉर्व हो जाएगा। इसको इंटीग्रल के टर्म में भी लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने जब समझाया था तो वहाँ पे समझाया था एग्जैक्ट क्लियरली। ठीक है, इसको आप इंटीग्रल के, तो ये इंटीग्रल जो है, ये इंटीग्रल और डी टाउ इस क्रोनेकर डेल्टा वैल्यू 1 हो जाएगी जब आर इक्वल टू आर प्राइम रख देंगे, तो ये 4 पाई कैंसिल म्यू 0 जी मिल जाएगा। सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, इट मीन्स क्रॉस कर्ल ऑफ बी अगर लेते हैं तो वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, ये हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला। अब आगे अगर चलें तो इट मीन्स कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू 0 जे। ठीक है, सो दिस कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू 0 जे इज नोन एज द एम्पियर्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, एंड दिस इज इन डिफरेंशियल फॉर्म, सो दिस इज नोन एज द डिफरेंशियल एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, दैट इज डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू 0 जे। ठीक है, अब अगर इसी का सरफेस इंटीग्रल ले लें दोनों तरफ, तो सरफेस इंटीग्रल हमने लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस सरफेस इंटीग्रल को, इसको हम स्टोक्स थ्योरम यूज करके इसको हम लोग लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वाली क्वांटिटी। तो हमने फ्रॉम स्टोक थ्योरम, दैट इज हमें पता है स्टोक थ्योरम क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ सम वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए दैट इज लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल हो सकता है। तो हमारे पास एक वैल्यू क्या है, बी है, तो अगर यहाँ पे लिखें हम लोग लिख सकते हैं सो दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस बी डी ए इक्वल टू, ऑब्वियसली हमें क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ बी डॉट डी एल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन में इसकी वैल्यू, तो इस लेफ्ट हैंड साइड की जगह क्या हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर रखेंगे देयरफॉर तो क्या मिल जाएगा, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटीग्रल जे डॉट डी ए। तो यही पे है म्यू 0 इंटीग्रल जे डॉट डी ए, वेर जे जो है वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, डी ए जो है एरिया है, एरिया एलिमेंट है। ठीक है, हमें पता है कि ये जो वैल्यू होती है इंटीग्रल जे डॉट डी ए, हमने डिफाइन किया था करंट डेंसिटी, अगर वॉल्यूम करंट डेंसिटी अगर आपको याद हो तो हमने डिफाइन किया था वॉल्यूम करंट डेंसिटी इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए परपेंडिकुलर, तो वेयर दिस एरिया इज द परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो अगर आई हमने डिफाइन किया था आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट डी ए, इसका मतलब इसकी जगह पर हम लोग इस इंटीग्रल की इंटीग्रल जे डॉट डी ए की जगह पर हम लोग करंट लिख सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस, we will call here that is enclosed current, because this is flowing through the a closed surface ना, this is flowing through a surface, तो we'll call it a enclosed current। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फिर अगर इसको लिखें, so that is again I have described that is current enclosed by, तो यहाँ हम लोग इसको बोलेंगे क्योंकि ये एम्पियर्स लॉ है, तो यहाँ बोलेंगे करंट enclosed by a Amperian loop, that is why this I have written I enclosed means the total current enclosed by the Amperian load, so this is Amperian loop, that is I. So I have defined I enclosed that is equal to integral j dot dA perpendicular, यहाँ पे dA perpendicular होना चाहिए, तो हमने dA लिखा है, means that is understood that is dA perpendicular, मतलब perpendicular to the flow। So therefore अब अगर लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, line integral of b dot line integral of closed path that is b dot dl is equal to mu 0 I enclosed। दिस इज नोन एज द एम्पियर लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, तो यही कहलाता है एम्पियर लॉ। ठीक है, एम्पियर लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो अब अगेन मैं एक कंसेप्ट दूंगा, जैसे हम लोगों ने वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि गॉस लॉ, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइवर्जेंस ऑफ बी लिखते हैं तो रो अपॉन एप्सिलॉन 0 लेते हैं, तो वहाँ पे भी हमने उसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखा था। तो वहाँ पे हमने लिखा था क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, रिमेंबर अगर आपको याद हो तो क्यू इनक्लोज क्या था, दैट वाज टोटल चार्ज इनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस, क्योंकि वो गॉस लॉ था इसलिए उसको गॉसियन सरफेस नाम दिए थे। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर अगर एम्पियर लॉ अप्लाई करना होगा तो हमें मतलब एक इनक्लोज करंट ड्रा करना होगा, इनक्लोज लूप ड्रा करना होगा, और उसको बोलेंगे एम्पिरियन लूप, और उसमें जितना करंट होगा अगर वो हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको बोलेंगे एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। सो हम लोग एम्पियर्स लॉ को अगर डिफाइन करें तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी for a closed loop is equal to the mu 0 times the net current enclosed by the closed surface. So that is again this is exactly
एनालॉजी विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये यहाँ पर अगर देखें तो ये हमेशा हमें अब देखें तो यहाँ पर वहाँ पे हमने भी गॉस लॉ को भी इस तरह से डिफाइन किया था, यहाँ पे हमने एम्पियर्स लॉ को डिफाइन किया है। तो वहाँ पे गॉस लॉ क्या था, Q1/0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस। यहाँ पे क्या है μ0 टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। So this is known as the line integral of B for a closed loop is equal to μ0 times the net current enclosed by the closed surface. So that is known as the Ampere's law. So this we can write line integral of closed surface B dot dl is equal to μ0 I enclosed. So this is known as the Ampere's law. अब अगर जो क्लोज लूप है अगर उसमें करंट जीरो है, मतलब आई इनक्लोज अगर वैल्यू अगर जीरो हो जाए, करंट अगर कोई इंक्लोज नहीं है, करंट वैल्यू लूप में करंट जीरो, एम्पीरियन लूप में करंट जीरो है, तो ये लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी जीरो हो जाएगा, तो डेल क्रॉस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक है। तो इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था, ये एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन है। अब चूंकि इस पेज में है तो इसको अभी यहीं समझ लेते हैं, या इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एम्पियर्स लॉ देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आज दो चीज़ें अध्ययन किया, एक डाइवर्जेंस ऑफ बी और एक कर्ल ऑफ बी अध्ययन किया। डाइवर्जेंस ऑफ बी हमें देता है दैट इज इक्वल टू जीरो, तो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कंटिन्यूस इन नेचर होता है। जितने मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सरफेस में इंटर करते हैं उतने ही लीव करते हैं। ठीक है, ये डाइवर्जेंस ऑफ बी से मिला था। फिर जब कर्ल ऑफ बी लिए तो हम लोगों को मिला कि वो μ0 जे हो रहा है, या अगर उसको लाइन इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी ऑफ अ क्लोज पाथ दैट इज इक्वल टू μ0 इनटू टोटल करंट इनक्लोज्ड इन द क्लोज लूप, तो दैट इज नोन एज द एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके कुछ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग सिस्टम के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंकिंग यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।